क्या आप जानते हैं कि आपकी अलमारी में रखा एक सस्ता सा टी शर्ट वास्तव में कपड़े से कम और प्लास्टिक से ज्यादा बना हो सकता है? जिस शर्ट को आपने किसी सेल में कुछ 100 रुपये में खरीदा था, उसकी कहानी किसी फैशन स्टोर से शुरू नहीं होती। उसकी कहानी शुरू होती है कच्चे तेल, कोयले, जहरीले रंगों और विशाल फैक्ट्रियों से। और सबसे डरावनी बात, हर बार जब आप उस कपड़े को धोते हैं, उससे हजारों बेहद छोटे प्लास्टिक फाइबर निकल सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे पानी के रास्ते नदियों, समुद्रों, मछलियों और आखिरकार हमारे शरीर तक पहुंच सकते हैं। आज हम फास्ट फैशन की उस सच्चाई को समझेंगे जिसे चमकदार विज्ञापनों और भारी डिस्काउंट के पीछे छिपा दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि फास्ट फैशन आखिर है क्या? फास्ट फैशन एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें नए ट्रेंड से प्रेरित कपड़े बहुत तेजी से और बेहद कम कीमत पर बनाए जाते हैं। पहले फैशन कंपनियां साल में कुछ ही कलेक्शन लॉन्च करती थीं। आज कई ब्रांड हर सप्ताह नए डिजाइन बाजार में उतारते हैं। सोशल मीडिया पर कोई नया ट्रेंड शुरू हुआ, कुछ ही दिनों में उससे मिलते जुलते कपड़े ऑनलाइन और दुकानों में उपलब्ध हो जाते हैं। कपड़े सस्ते होते हैं, इसलिए लोग उन्हें ज्यादा खरीदते हैं। क्वालिटी अक्सर कमजोर होती है, इसलिए वे जल्दी खराब हो जाते हैं। और जैसे ही नया ट्रेंड आता है, पुराने कपड़े अलमारी से निकलकर कूड़े में पहुंच जाते हैं। यही है फास्ट फैशन का चक्र। तेजी से बनाओ, सस्ते में बेचो, जल्दी फेंको और फिर दोबारा खरीदो। अनुमान है कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 100 अरब कपड़े खरीदे जाते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो लैंडफिल में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। इस समस्या को समझने के लिए हमें कपड़े के अंदर उसके सबसे छोटे स्तर तक जाना होगा। आज दुनिया में बनाए जाने वाले अधिकांश कपड़ों में सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल होता है। इनमें पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जैसे नाम शामिल हैं। पॉलिएस्टर देखने और छूने में कपड़े जैसा लगता है, लेकिन रासायनिक स्तर पर यह प्लास्टिक है। यह उसी प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक की बोतलें बनाने में होता है। इसे पॉलीथिलीन टेरेफ्थेलेट यानी पीईटी कहा जाता है। इसका कच्चा माल पेट्रोलियम से आता है। पेट्रोलियम को प्रोसेस करके छोटे रासायनिक अणु तैयार किए जाते हैं। फिर इन अणुओं को जोड़कर लंबी और मजबूत पॉलीमर चेन बनाई जाती है। इन चेन को पिघलाकर बेहद पतले धागों में बदला जाता है और उन्हीं धागों से कपड़ा तैयार होता है। ये रासायनिक चेन इतनी मजबूत होती हैं कि प्रकृति के लिए इन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल होता है। कॉटन या ऊन जैसे प्राकृतिक फाइबर को बैक्टीरिया और फंगस धीरे धीरे विघटित कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक से बने कपड़ों को नष्ट करने के लिए प्रकृति के पास प्रभावी एंजाइम नहीं होते। इसलिए जब पॉलिएस्टर का कोई कपड़ा कूड़े के ढेर में पहुंचता है, तो वह पूरी तरह गायब नहीं होता। सूरज की रोशनी, गर्मी और घर्षण के कारण वह धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है। लेकिन ये छोटे टुकड़े भी प्लास्टिक ही होते हैं। कुछ सिंथेटिक कपड़ों को टूटने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसका अर्थ है कि आज खरीदी गई आपकी शर्ट आने वाली कई पीढ़ियों के बाद भी पृथ्वी पर मौजूद रह सकती है। लेकिन समस्या केवल कपड़ा फेंकने के बाद शुरू नहीं होती। यह तो उस समय भी प्रदूषण फैलाता है जब हम इसे पहन रहे होते हैं। जब सिंथेटिक कपड़ा वॉशिंग मशीन में घूमता है, तो पानी, डिटर्जेंट और मशीन के घर्षण के कारण उसके बेहद छोटे रेशे टूटकर अलग होने लगते हैं। इन्हें माइक्रोफाइबर कहा जाता है। एक बार की लॉन्ड्री में लाखों सूक्ष्म फाइबर निकल सकते हैं। ये कण 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और कई बार इतने सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य फिल्टर उन्हें रोक नहीं पाते। कपड़े धोने के बाद पानी सीवर सिस्टम में जाता है। वहां से यह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सकता है। लेकिन हर ट्रीटमेंट प्लांट इतने छोटे प्लास्टिक कणों को पूरी तरह फिल्टर नहीं कर पाता। जो कण बच जाते हैं वे नदियों और समुद्रों तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में छोटे जीव जैसे जू प्लैंकटन इन्हें भोजन समझकर निगल सकते हैं। छोटी मछलियां उन जीवों को खाती हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं। इस तरह प्लास्टिक पूरी फूड चेन में आगे बढ़ता रहता है और आखिर में वही मछली इंसान की प्लेट तक पहुंच सकती है। वैज्ञानिकों ने मानव रक्त, फेफड़ों और प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी दर्ज की है। इसके स्वास्थ्य पर लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर अभी शोध चल रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है
कि हमारे कपड़ों से निकलने वाला प्लास्टिक अब केवल समुद्र की समस्या नहीं रहा, वह हमारे शरीर तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं रंगों की। फास्ट फैशन में हर सप्ताह नए और आकर्षक रंगों की जरूरत होती है। कपड़े को चमकीला, मुलायम, दाग प्रतिरोधी या पानी से सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें एजोडाई, फॉर्मल्डिहाइड, भारी धातुएं और PFAS जैसे लंबे समय तक बने रहने वाले रसायन शामिल हो सकते हैं। कपड़े पर रंग को मजबूती से चिपकाने के लिए भी केमिकल फिक्सिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। समस्या तब गंभीर हो जाती है जब फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पानी को सही तरीके से साफ किए बिना नदियों में छोड़ दिया जाता है। इस पानी का रंग कभी नीला, कभी लाल और कभी काला दिखाई दे सकता है, लेकिन दिखाई देने वाला रंग ही पूरी समस्या नहीं है। इसके अंदर मौजूद रसायन पानी का pH बदल सकते हैं, ऑक्सीजन का स्तर कम कर सकते हैं और जलीय जीवों के लिए जहरीला वातावरण बना सकते हैं। वही पानी खेती में इस्तेमाल हो सकता है, वही पानी जमीन के अंदर जाकर भूजल को दूषित कर सकता है और कई क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय उसी जल स्रोत पर निर्भर होते हैं। इसका अर्थ है कि एक सस्ती और रंगीन ड्रेस की वास्तविक कीमत शायद ग्राहक नहीं, बल्कि किसी दूर देश में रहने वाला किसान, फैक्ट्री कर्मचारी या नदी के किनारे बसा परिवार चुका रहा होता है। फास्ट फैशन का अगला बड़ा प्रभाव है पानी की खपत। उदाहरण के लिए, एक कॉटन शर्ट को तैयार करने में लगभग 2700 लीटर पानी लग सकता है। यह इतना पानी है जितना एक व्यक्ति कई वर्षों में पीता है। कॉटन एक प्राकृतिक फाइबर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका हर प्रकार का उत्पादन पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। कपास उगाने के लिए भारी सिंचाई की जरूरत हो सकती है। इसमें कीटनाशक और उर्वरक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद सफाई, ब्लीचिंग, रंगाई और फिनिशिंग की प्रक्रियाओं में अलग से पानी खर्च होता है। एक जीन्स बनाने में भी हजारों लीटर पानी लग सकता है। अब कल्पना कीजिए, आप एक जीन्स खरीदते हैं, उसे कुछ बार पहनते हैं और फिर नया ट्रेंड आने पर अलमारी के कोने में रख देते हैं। हम केवल एक कपड़ा बर्बाद नहीं कर रहे होते, हम उस कपड़े में छिपा पानी, ऊर्जा, कच्चा माल और इंसानी मेहनत भी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो क्या इसका समाधान केवल फास्ट फैशन ब्रांडों का बहिष्कार करना है? समस्या इतनी सरल नहीं है। हर व्यक्ति महंगे और पूरी तरह टिकाऊ कपड़े नहीं खरीद सकता। कई लोगों के लिए सस्ते कपड़े आवश्यकता है, विकल्प नहीं। इसलिए समाधान अपराध बोध पैदा करना नहीं, बल्कि समझदारी से बदलाव करना है। सबसे पहला कदम है कम खरीदना। कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इसे कम से कम 30 बार पहनूंगा? यदि जवाब नहीं है, तो शायद आपको उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा कदम है कपड़ों को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना। छोटी सी सिलाई खुल जाए तो कपड़ा फेंकने के बजाय उसकी मरम्मत कराइए, सही तापमान पर धोइए। जरूरत न होने पर ड्रायर का इस्तेमाल मत कीजिए। कपड़ों को बार बार धोने के बजाय जरूरत के अनुसार साफ कीजिए। इससे उनकी उम्र बढ़ सकती है और माइक्रोफाइबर का उत्सर्जन भी कम हो सकता है। तीसरा कदम है सेकंड हैंड कपड़े खरीदना या कपड़ों की अदला बदली करना। जब आप पहले से मौजूद कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो नया कपड़ा बनाने के लिए अतिरिक्त पानी, ऊर्जा और कच्चे माल की मांग कम होती है। चौथा कदम है कपड़े के लेबल को पढ़ना। जहां संभव हो, टिकाऊ स्रोतों से आने वाले प्राकृतिक या रिसाइकल किए गए फाइबर चुनिए, लेकिन केवल ग्रीन, इको या सस्टेनेबल जैसे शब्द देखकर भरोसा मत कीजिए। देखिए कि ब्रांड अपने कच्चे माल, फैक्ट्रियों, कर्मचारियों और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है या नहीं। और अंत में अपने कपड़ों को कूड़े में फेंकने से पहले उन्हें दान करने, बेचने, बदलने या किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करने का विकल्प खोजिए। हालांकि दान करना भी तभी उपयोगी है जब कपड़ा वास्तव में पहनने योग्य हो। फटे, गंदे और पूरी तरह खराब कपड़ों को दान करना समस्या को किसी दूसरे व्यक्ति या देश तक पहुंचाना भर है। फास्ट फैशन की पूरी व्यवस्था इस विचार पर टिकी है कि कपड़े डिस्पोजेबल हैं, लेकिन प्रकृति के पास कोई डिलीट बटन नहीं है। हम जिस प्लास्टिक की शर्ट को आज फेंकते हैं, वह कल मिट्टी में दब सकती है, फिर छोटे कणों में टूट सकती है, पानी में मिल सकती है, किसी मछली के शरीर में पहुंच सकती है और एक दिन हमारी प्लेट पर वापस आ सकती है। इसलिए अगली बार जब आपको बेहद कम कीमत पर कोई ट्रेंडी कपड़ा दिखाई दे, तो केवल उसका प्राइस टैग मत देखिए।
उसके पीछे छिपा पानी देखिए, उसमें इस्तेमाल हुआ तेल देखिए, उससे निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक के बारे में सोचिए और उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने उसे इतनी कम कीमत पर आपके लिए तैयार किया। फैशन का उद्देश्य हमें अच्छा महसूस कराना है, लेकिन ऐसा फैशन जो नदियों को जहरीला बनाए, समुद्र को प्लास्टिक से भरे और पृथ्वी को विशाल कूड़ा घर में बदल दे, वास्तव में कितना सुंदर हो सकता है। बदलाव का मतलब यह नहीं कि हमें कपड़े खरीदना बंद करना होगा। बदलाव का मतलब है बेहतर चुनना, कम खरीदना और हर कपड़े को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना, क्योंकि सबसे टिकाऊ कपड़ा हमेशा वह नहीं होता जिस पर नया इको फ्रेंडली लेबल लगा हो। सबसे टिकाऊ कपड़ा अक्सर वही होता है जो पहले से आपकी अलमारी में मौजूद है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने कपड़ों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपकी अलमारी में सबसे पुराना कपड़ा कौन सा है जिसे आप आज भी पहनते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही विज्ञान पर आधारित रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ट्रेंड कुछ सप्ताह तक रहता है, लेकिन उसका कचरा सैकड़ों वर्षों तक रह सकता है।